हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए प्राइवेट डिटेक्टिव वांग एम्प्रेक स्पेशल के पार्ट 5 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था ईवो की प्रेगनेंसी झान, ग्रैंडपा शाओ और ईव की वजह से काफ़ी हद तक आसानी से गुजर रही है। अब ईवो, झान, ईव और ग्रैंडपा शाओ वैकेशन से वापस आ चुके थे। पूरे वैकेशन में ईवो अलग अलग परेशानियों का सामना कर रहा था, जैसे कि अब हाइक्वान चाहता था कि वो भी एक इमॉर्टल बने। उसकी ढलती उम्र उसे बहुत सता रही थी, खासकर उसका को एक्टर हार्ट अटैक की वजह से गुजर गया। इस बात ने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। अब हाइक्वान बार बार ईबो से जिद कर रहा था कि वो भी इमॉर्टल होना चाहता है और ईबो जान के साथ मिलकर उसके लिए कोई रास्ता ढूंढे। पर इस पे ईबो और जान ने साफ शब्दों में मना कर दिया था, क्योंकि ईबो की डिलीवरी के लिए बस 15 दिन बचे थे। ऐसी हालत में जान ईबो के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। हाइक्वान गुस्सा होकर वहाँ से चला गया। ईबो नहीं चाहता था कि वो अपने भाई को इस तरह से गुस्सा दे, पर वो भी क्या कर सकता है। ये सब बातें ईवो को जितना परेशानी दे रही थी, उससे कई गुना ज़्यादा चेंग को परेशान कर रही थी। उसे तो ऐसा लग रहा था हाइक्वान ने उससे शादी सिर्फ इसीलिए की ताकि वो इमॉर्टल बन सके। अब वो अपनी ज़िद पर अड़ चुका था। इसलिए आखिरकार चेंग अपनी बैग पैक करके ईवो और जहान के पास आ चुका था और उसके पीछे पीछे हाइक्वान भी आ गया था। उस शाम हमेशा की तरह जहान ईवो के बेली पर हाथ फिराते हुए अपने बच्चों को कहानी सुना रहा था। चेंग भी थोड़ा रिलैक्स लग रहा था, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि तभी वहाँ पर हाइक्वान आ धमका था और उसके आते ही चेंग टेंस्ड हो चुका था। कुछ ही देर में दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा शुरू हुआ। ईवो चिल्लाकर उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर वो जितनी मर्जी चिल्लाए, चेंग और हाइक्वान तक उसकी बातें पहुंच ही नहीं रही थी। तभी चेंग जोर से गुर्राया, इतनी जोर से कि ईबो के लिविंग रूम की चीज़ें तक कांप उठी। चेंग और हाइक्वान के बीच में हाथापाई होने लगी। अब जान को उनके बीच पड़ना ही था, पर वो जैसे ही उनके बीच कूदा, हाइक्वान ने जान पर हमला कर दिया। ईबो बार बार उसे शांत रहने के लिए कह रहा था, पर हाइक्वान ने जान को जोर से पंच किया, जिससे जान के नाक से खून आने लगा। ये देखकर ईबो का दिमाग बहुत बुरी तरह से फिर गया, उसी तरह से जिस तरह उसने एक बार जान पर हमला होते हुए देखा था। ईबो अब अपने होश में बिल्कुल भी नहीं था। उन चारों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी ने पजस कर लिया है। अब ईबो कूद कर आगे आया और उसने हाइक्वान के गर्दन पर काट लिया। तभी दूसरी तरफ से चेंग ने भी आकर हाइक्वान के गर्दन पर दूसरी तरफ से काट लिया। हाइक्वान दर्द में जोर से चिल्लाया। तभी जान ने आगे बढ़कर ईबो को हाइक्वान से दूर खींच लिया, उसे उठाकर सोफा पर लिटा दिया। ईबो बिल्कुल फ्रीज हो चुका था और जान बार बार उसके पीठ पर हाथ फिराते हुए कह रहा था, ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम बस मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते थे। दूसरी तरफ चेंग भी बहुत बुरी तरह से डर रहा था, लेटकर बिल्कुल बच्चों की तरह सिसकियाँ ले रहा था। अब ग्रैंडपा शाओ चेंग के पास गए, उसके सर पर हाथ फिराते हुए बोले, चिंता मत करो बच्चे, ग्रैंडपा यहाँ आ चुके हैं, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ईव ने आगे बढ़कर हाइक्वान को चेक करना शुरू किया और सभी लोग उसके रिजल्ट का इंतज़ार करने लगे। कुछ वक्त बाद ईव ने बताया, चिंता मत करो, वो मरने नहीं वाला। हाइक्वान अभी भी फर्श पर पड़ा पड़ा तड़प रहा था। उसे देखकर सभी को बहुत पेन फील हो रहा था। तभी ईव ने ग्रैंडपा शाओ से कहा कि वो किचन से थोड़ा सा ब्लड गर्म करके ले आए, पर ग्रैंडपा शाओ ने वहाँ से उठने से मना किया। उल्टा उन्होंने अपना हाथ काट लिया और हाइक्वान के सामने रखा और हाइक्वान तुरंत उनके हाथ से खून पीने लगा। ईवो की तो मानो जान ही निकल गई। वो नीचे गिर गया, पर जान ने उसे संभाल लिया। ईवो को लग रहा था कि उसने हाइक्वान को एक वैम्पायर बना दिया। कुछ देर बाद ईव ने हाइक्वान की आंखें खोली। सभी ने देखा उसकी आंखों में भी सिल्वर रिंग चमक रही है, पर उसके तो फैंग्स भी निकल आए थे। इसका क्या मतलब है? ईवो ने पूछा। तो ईव ने कहा, वो इमॉर्टल बनना चाहता था और वो बन भी गया। अब वो एक वैम्पायर और वेयरवुल्फ का मिक्सचर है। ऐसा कैसे हो सकता है? ग्रैंडपा शाओ ने पूछा। तो ईवो ने कहा, क्या ये एल्वन ब्लड की वजह से हुआ है?
तो ईव ने हाँ में सिर हिलाया। सबकी बोलती बंद हो गई। हाइक्वान एक हाइब्रिड बन चुका था, पर यह सब कैसे हुआ इसके बारे में किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था। ना ही कोई ये प्रेडिक्ट कर पा रहा था कि इसका अंजाम क्या होगा। लगभग घंटे भर बाद हाइक्वान उठकर सीधा बैठ गया और कंफ्यूज होकर सभी की तरफ देखने लगा। हाइक्वान ने कहा, क्या हुआ? मुझे तो बस इतना याद है कि मैं यहाँ आ रहा था और तभी मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अब ग्रैंडपा शाओ ने हाइक्वान को सब कुछ विस्तार से बताया। हाइक्वान को इस बात पर यकीन होना बहुत मुश्किल था, पर यह तो बिल्कुल सच था। तब ईव ने बताया कि हो सकता है एल्फ का वॉरियर ब्लड ऐन वक्त पर जाग गया हो। ये वो देख पा रहा था। उसकी भाई की आंखें न सिर्फ सिल्वर कलर से चमक रही थी, बल्कि उसके थोड़े बहुत बाल जो सफ़ेद हो चुके थे, वो भी अब पूरी तरह से ब्लैक हो गए थे। मतलब वो 5 से 10 साल छोटा लग रहा था। अब ग्रैंडपा शाओ ने हाइक्वान के सामने ब्लड से भरा एक कप रखा, पर हाइक्वान ने कहा कि उसे उससे दूर ले जाए। उसे उस ब्लड की बदबू आ रही थी, पर ग्रैंडपा शाओ नहीं माने। वो बार बार उस कप को हाइक्वान के सामने रखते रहे। तभी हाइक्वान ने गुस्से में वो पूरा कप पी लिया, पर ऐसा लग रहा था वो उसे पचा नहीं पा रहा है। उसने उल्टी करने की कोशिश की, पर वो वॉमिट भी नहीं कर पा रहा था। तभी ग्रैंडपा शाओ ने उसके कान में कुछ कहा और हाइक्वान ने तुरंत अपनी मुट्ठियाँ कस ली। कुछ देर तक वो अपने आप पर काफ़ी प्रेशर दे रहा था, पर कुछ भी नहीं हुआ। तो ग्रैंडपा शाओ उसकी पीठ सहलाते हुए बोले, पहले तो तुम्हें रिलैक्स होना होगा, तभी ये काम करेगा। सब लोग ये सोच ही रहे थे कि ग्रैंडपा ने हाइक्वान से कहा क्या है। तभी हाइक्वान एक वेयरवुल्फ में बदल गया। वो ब्लैक और अनकंट्रोलेबल हाफ ब्रीड में नहीं, बल्कि गोल्डन फर और सिल्वर आइज वाले एक बहुत ही ब्यूटीफुल वेयरवुल्फ में। चेंग तो रोने ही लगा। उसने तुरंत आगे आकर हाइक्वान को गले से लगाया। हाइक्वान अब चेंग के फेस को लिक करने लगा। तभी चेंग में एक वुल्फ में टर्न हो गया। अब ग्रैंडपा शाओ ने उन दोनों को फॉरेस्ट में जाने के लिए कहा। ईबो अब भी अपने भाई के लिए बहुत परेशान था, जिसे देखकर ग्रैंडपा शाओ ने कहा, कोई बात नहीं, चेंग उसके साथ है, वो उसे सब कुछ सिखा देगा, खास करके शिकार करना, जिससे कि हाइक्वान अपना पेट भर सके। और जब वो बीजिंग चले जाएंगे तब पूरा पैक उसका ख्याल रखेगा। ईबो को अभी भी हजम करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि उसने अपने भाई को काट लिया और अब वो एक ब्लड सकिंग वेयरवुल्फ बन चुका है। जान ईबो को सीढ़ियों से ऊपर ले गया। बेडरूम में उसने गर्म पानी का बाउल लेकर पहले ईबो का चेहरा साफ किया, क्योंकि हाइक्वान का ब्लड अभी भी ईबो के मुंह पर लगा हुआ था। उसके बाद ईबो ने जान की नाक साफ की। वहाँ पर भी खून के निशान थे। उसकी चोट तो बहुत पहले ही ठीक हो गई थी, पर बाहरी चोटों से अंदरूनी चोटें ज़्यादा दर्द देती हैं। ईबो शौक से उभर नहीं पा रहा था, तो जान ने उसकी पीठ पर हाथ फिराते हुए कहा, चिंता मत करो, तुमने अपने भाई की मदद की है। तो ईबो ने कहा, क्या सच में? अब जान ने ईबो को समझाया, हाइक्वान हमेशा से यही चाहता था कि चेंग के साथ उसे काफ़ी लंबी ज़िंदगी मिले, और तुमने ये करने में उसकी मदद की है। अब ईबो भी धीरे धीरे शांत होने लगा। करीब 2 घंटे बाद हाइक्वान और चेंग वापस आ गए। हाइक्वान जैसे ही वापस आया, उसने तुरंत ईबो को गले से लगा लिया, उसके माथे पर किस किया, उसे शुक्रिया अदा करते हुए कहा, थैंक यू, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया। अब मैं चेंग के साथ बहुत लंबी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, क्योंकि वेयरवुल्फ अपने डेस्टिनेड पार्टनर के साथ ह्यूमन से ज़्यादा लंबी ज़िंदगी गुजारते हैं। खुद हाइक्वान को भी पता नहीं था कि ये सब कैसे हुआ, फिर भी वो ईबो को शुक्रिया अदा कर रहा था, क्योंकि उसकी नज़र से देखा जाए तो ईबो ने उसे इमॉर्टलिटी गिफ्ट की थी। अगली सुबह चेंग और हाइक्वान वहाँ से लौट गए। अब हाइक्वान चेंग के साथ उसके पैक में ही रहने वाला था। ये बात कहीं न कहीं ईबो को जलस कर रही थी। जब वो वैम्पायर बना था, उसके साथ कोई भी नहीं था। मतलब संग्यू हाफ वैम्पायर तो था, पर उसने कभी भी ईबो को ये बात नहीं बताई। ईबो को सब कुछ खुद से ही सीखना पड़ा। पर चलो, उसे जान तो मिला, जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। अब बीती बातों का दुखड़ा गाते बैठने का कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए ईबो मूव ऑन हो गया। मतलब वो सच में उठकर बैठ गया। तभी उसे अपने लोअर बॉडी में बहुत ज़ोर से पेन फील हुआ, पर वो तुरंत चला भी गया।
करीब 12 मिनट बाद ईवो को फिर से एक बार वैसे ही पेन महसूस हुआ और अगली बार 11 मिनट बाद। ईवो अपनी लाइफ में इससे भी बड़े-बड़े पेन से गुजरा था, इसलिए इस पेन ने उसका ध्यान अपनी तरफ ज़्यादा नहीं खींचा, पर ये पेन बार-बार आ रहा था। जब ईवो को तीसरी बार पेन फील हुआ, तब वो उसके चेहरे पर दिखाई दिया। तो जहान ने पूछा, क्या हुआ? ईवो ने कहा, कुछ नहीं, थोड़े से क्रैम्प उठ रहे हैं। जहान ने कहा, रुको मैं ईव को बुला कर लाता हूँ। तो ईवो ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल है। जहान ने कहा, नॉर्मल होगा तो ठीक ही है, पर ईव को एक बार देखने तो दो। कुछ नहीं हुआ तो अच्छी बात है, पर अगर लेबर पेन हुए तो? तभी ईवो ज़ोर से चिल्लाया, बातें क्यों कर रहे हो? जाकर जल्दी से ईव को लेकर आओ। तब जहान तुरंत दौड़कर ईव को बुलाने के लिए चला गया और ईव को बुलाकर दौड़कर ईवो के पास वापस भी आया। पीछे से ईव और ग्रैंडपा शाओ भी आ गए। ईव ने तुरंत ईवो को चेक करना शुरू किया। जहान ने परेशान होकर पूछा, क्या हो रहा है? तो ईव ने कहा, आज की डेट याद रखना, आज ईवो डैडी और तुम डैड बनने वाले हो। अब जहान और ईवो दोनों ईव की तरफ चौंक कर देखने लगे। ईवो की डिलीवरी में अभी भी 2 हफ्तों का वक्त था, पर शायद बच्चों को बाहर आने की बहुत जल्दी थी। आज 5 सितंबर थी। सरप्राइजिंगली ईवो का बर्थडे 5 अगस्त और जहान का 5 अक्टूबर को होता है। इस बात की खुशी लेने के लिए ईवो को ज़्यादा वक्त नहीं मिला, क्योंकि उसे फिर से एक बार पेन फील हुआ। अब सब ने जल्दी जल्दी तैयारी करना शुरू किया। वो सब ईवो को डिलीवरी रूम में लेकर आए, जो स्पेशली उसके लिए तैयार की थी। वहाँ पर ईव ने पहले से ही एक टेबल प्रिपेयर करके रखा था। ग्रैंडपा शाओ हॉट बाथ की तैयारी करने लगे और ईव ईवो के लिए एक पेस्ट प्रिपेयर करने लगी। उस पेस्ट में कुछ ऐसे गुण थे जिससे ईवो को सी सेक्शन के वक्त भी दर्द नहीं होगा। अब ईव ईवो के कमर के पास आ गई। दूसरी तरफ जहान खड़ा था। ग्रैंडपा शाओ ईवो के सर के पास खड़े थे। ईव ने ईवो के पेट पर वो क्रीम लगाई। कुछ देर बाद उसने नीडल के ज़रिए चेक किया कि ईवो को दर्द तो नहीं हो रहा है। ईवो की बेली पूरी तरह से सुन्न पड़ चुकी थी। उसे कुछ भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। ईवो को अपनी खुद की डिलीवरी देखते हुए डर न लगे, इसलिए उसके चेस्ट पर एक पार्टीशन रखा गया था, जिसके नीचे की तरफ जहान और ईव थे। जहान अब ईवो को सब कुछ बता रहा था कि उसके साथ क्या कुछ हो रहा है। ईवो को तो कुछ भी फील नहीं हो रहा था, पर जहान ने बताया, ईव अब ईवो के पेट पर मार्किंग कर रही है। ईवो को कुछ भी फील नहीं हो रहा था। आगे जहान ने बताया कि ईव ने वहाँ पर कट लगाया है, तब भी ईवो को कुछ भी फील नहीं हुआ। पर आगे ईवो को अपने पेट पर थोड़ा सा प्रेशर फील हुआ और जहान का चेहरा देखकर उसे लग रहा था कि वो दृश्य काफ़ी भयानक होगा। तभी ईवो ने पहले बेबी के रोने की आवाज़ सुनी। जहान ने बेबी के नाल पर क्लिप्स लगाई और उसे काटा, फिर उसे टॉवल से साफ करके ग्रैंडपा शाओ के हाथ में दिया। ईवो और जहान ने पहले ही अपने बेबीज़ के नाम सोच कर रखे थे। बहुत सारे नामों में से ईवो को वांगची और इंग, ये दोनों नाम बहुत पसंद आए थे। इनमें से पहले बेबी का नाम वो वांगची रखेगा, ऐसा उसने तय करके रखा था। तो अभी वांगची का जन्म हो चुका था। अब रहा इंग, जिसे भी ईव ने तुरंत बाहर निकाल लिया और जहान की गोद में थमाया। अब जहान ने इंग की गर्भनाल भी काटी और उसे अपने हाथ में लिया। अब ग्रैंडपा और जहान दोनों ने भी ईवो के दोनों तरफ उसके दोनों बच्चे रखे। ईवो अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हो चुका था। तभी ग्रैंडपा शाओ ईवो के लिए जहान का ब्लड लेकर आए। ये ब्लड ईव पिछले कुछ दिनों से इकट्ठा कर रही थी। ग्रैंडपा शाओ कप ईवो के सामने पकड़कर खड़े थे, पर ईवो उठना नहीं चाहता था। वो अपने बच्चों को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहता था। तो ग्रैंडपा शाओ ने अपनी हार मानते हुए ईवो को स्ट्रॉ से ब्लड पिलाया और ब्लड पीते ही ईवो बिल्कुल पहले जैसा हो गया। उसके घाव भर गए। वो इतना तंदुरुस्त हो चुका था कि अपने पैरों पर चलकर वापस बेडरूम तक आया। अब ईवो को फिर से एक बार नहलाया गया और उसके बाद उनके दोनों बेबीज़ को भी, जिसके बाद उन दोनों का वज़न किया गया। वांगजी 3.6 केजी के आसपास था और रिंग 2.9 केजी। वांगजी 49 सेंटीमीटर टॉल था और यिंग 44। दोनों भी बिल्कुल जहान और ईवो का मिक्सचर लग रहे थे।
अब बेबीज़ को डायपर पहनाना था और ग्रैंडपा शाओ बेबी से थोड़ी भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। यहाँ तक उन्हें डायपर पहनाने का काम भी उन्होंने ही किया। वो दोनों बेबीज़ का बहुत ज़्यादा लाड कर रहे थे। बार-बार ये कह रहे थे कि वो दोनों कितने क्यूट हैं। तभी आगे जो हुआ उसे देखकर सभी पेट पकड़कर हँसने लगे। असल में ग्रैंडपा को छींक आई। इससे इंग इतनी बुरी तरह से डर गया कि वो तुरंत वुल्फ में बदल गया। उसकी फर भी बिल्कुल वाइट थी, अपने पिता की तरह। ग्रैंडपा ने हंसते हुए कहा, ये तो बिल्कुल अपने पिता पर गया है। इसे पैदा हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ और ये अभी से ट्रांसफॉर्म होने लग गया है। ईवो ने अब तुरंत इंग को अपनी बाहों में लिया और उसके कान में कहा, डैडी तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। अब इंग ईवो के चेस्ट पर अपना सर रब करने लगा और वापस से ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। तभी बेबीज़ को भूख लगी और वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगे। तभी इंग वहाँ पर दूध की 2 बॉटल्स लेकर आई। अब ज़ान और ईवो ने अपने दोनों बेबीज़ को फीड कराया। थैंक गॉड कि ईव पहले से ही हर चीज़ के लिए प्रिपेयर थी, वरना ज़ान और ईवो को कुछ भी समझ नहीं आता कि बेबीज़ रो क्यों रहे हैं। उनका रोना देखकर ज़ान ने हंसते हुए कहा, बेबीज़ ने ये आदत ज़रूर तुमसे ली है, तुमसे भी भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। ये बात सुनकर ईवो भी हंसने लगा। दोनों बेबीज़ पेट भरने के बाद सो चुके थे। अब ग्रैंडपा शाओ और ईव भी ज़ान और ईवो को आराम करने के लिए छोड़कर वहाँ से चले गए। ज़ान और ईवो दोनों भी सो गए अपने बेबीज़ को लेकर। जब अगली बार ईवो की नींद खुली, इंग उसे परेशान लग रहा था। उसके रोने की आवाज़ सुनकर ईवो ने उसे चेक किया। तब उसने पाया कि इंग ने अपना डायपर खराब कर दिया है। तभी वांगजी भी उठ गया। उस मेल के सामने ज़ान और ईवो कैसे टिक पाए, ये तो खुद वो भी नहीं जानते। फिर भी दोनों ने अपने बच्चों के डायपर्स चेंज कर दिए। तभी बेबीज़ फिर से ज़ोर से रोने लगे। उन्हें फिर से एक बार भूख लगी थी। ईव फिर से एक बार दूध की 2 बॉटल्स तैयार कर कर लाई थी। ईवो तो समझ नहीं पा रहा था, बेबीज़ कर क्या रहे हैं। बस खाते हैं, डायपर गंदे करते हैं, सोते हैं, फिर खाते हैं। उस रात उन्हें बहुत थोड़ी सी नींद मिली, पर ईवो बहुत खुश था। उसके दोनों बेबीज़ उसके पास थे। उसकी फैमिली अब कंप्लीट हो चुकी थी। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।